नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के उन सेक्शंस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं आम डे टू डे लाइफ में भी। जिन सेक्शंस का ज्यादा यूज होता है कोर्ट कचहरी थाने, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जिन सेक्शंस को हम देखते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, आज हम उनको बड़ी बारीकी से सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं पूरी बीएनएस की बात करूं तो इसमें 20 चैप्टर है, 358 सेक्शंस हैं। तो सब कुछ याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें से हम वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को समझेंगे जो आपके लिए वास्तव में समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, देन पार्ट 3 एंड देन पार्ट 4। तो बने रहिए दोस्तों। ये क्लास एडीपीओ सिविल जज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, जो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करेगा। तो देखिए, ये साफ कहता है कि थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception, though those exceptions are not repeated। तो देखो, अब ऐसे पढ़ोगे तो समझ में तो आया नहीं। तो देखो, सीधी बात ये है, इस सेक्शन का सीधा मतलब ये है कि हर डेफिनेशन, याद रखेंगे, हर डेफिनेशन या पीनल प्रोविजन अपने आप में जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ी जाएगी। मतलब आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोई भी पीनल प्रोविजन पढ़ेंगे, तो वो अपने आप में जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ी जाएगी। मतलब अगर किसी सेक्शन में एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन नहीं लिखा है, मतलब क्लियरली अगर एक्सेप्शन नहीं लिखा है, तब भी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। तो सीधी बात यह है कि ये सेक्शन बताता है कि जनरल एक्सेप्शन हर ऑफेंस में, जनरल एक्सेप्शन हर ऑफेंस की डेफिनेशन में इंप्लाइडली जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, मर्डर की डेफिनेशन में नहीं लिखा कि बच्चा 7 साल से छोटा हो तो वो लायबल नहीं होगा, लेकिन जनरल एक्सेप्शन अपने आप अप्लाई हो जाएगा। इसीलिए कोई भी सेक्शन आइसोलेटेड पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो आपने क्या सीखा इसमें? ये डेफिनेशन, ये एक्सेप्शन बता रहा है कि कोई भी पीनल प्रोविजन हो, डेफिनेशन हो, उसमें एक्सेप्शन की बात लिखी हो चाहे नहीं ना लिखी हो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जनरल एक्सेप्शन उसमें अप्लाई होता ही है। अब इस पर देखो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस वीरेश्वर राव अग्निहोत्री। देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल एक्सेप्शन हर ऑफेंस की, मतलब कोई भी ऑफेंस होगा तो उसकी डेफिनेशन के साथ जुड़ा हुआ ही माना जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सीधी बात ये याद रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी पीनल क्लॉज हो या कोई भी पीनल प्रोविजन हो, उसमें अपने आप में जनरल एक्सेप्शंस जुड़ा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है, चाहे क्लियरली लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा उसके अंदर जनरल एक्सेप्शन छुपा हुआ होता है। तो इसमें सीधा दिमाग में बिल्कुल सेट करने की बात क्या है कि हर सेक्शन के साथ क्या छुपा हुआ होता है? एक्सेप्शन। तभी बनता है कंप्लीट लॉ। बिल्कुल, आज से बच्चों गांठ बांध लो कि कोई भी सेक्शन पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में इस बात को ले आना कि उस सेक्शन के अंदर कंफर्म है एक्सेप्शन भी छुपा हुआ है, तभी बनता है ये कंप्लीट लॉ। तो याद रखेंगे कि पूरा बीएनएस जब भी पढ़ोगे तो एक्सेप्शन हमेशा साथ चलेगा। उम्मीद है ये सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसमें देखते हैं। चलिए कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं। अब आईपीसी में तो कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में दिया हुआ था, लेकिन उसी सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी को जब हम बीएनएस में पढ़ते हैं तो इसको सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में इंक्लूड किया गया है, जो बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। तो बेयर एक्ट कहती है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। देखो, 2 लाइन की डेफिनेशन है ये केवल, लेकिन इसके अंदर इतनी बारीकियां छुपी है जो अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कई लोग 1 2
तीन, ये चार। अगर कई लोग कॉमन इंटेंशन से क्राइम करते हैं, अब इनका मकसद एक ही है, मान लीजिए इस बंदे को मारना, तो सबका मकसद क्या है? एक ही है कि आज इसको मिलकर हम निपटाएंगे, तो सब उतने ही गिल्टी होंगे जैसे उसने अकेले क्राइम किया हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर इसने तो लात मारी थी, इसने तो घूंसा मारा था, और इसने तो सिर्फ डंडी से मारा था, और इसने तो सिर्फ चप्पल से मारा था। नहीं, अगर ये चार का इरादा सिर्फ एक है इसको मारने का, तो सभी के सभी लायबल एक से होंगे। तो सीधा मतलब है, इस कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि, या अब देखना बेटा, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है कि प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, प्लस मतलब आप चारों ने पहले से प्लानिंग की कि इस व्यक्ति को हमें मारना है। तो देखिए यहां पर प्लानिंग कैसी थी? पहले से थी, तो इसका मतलब है कि ये प्री अरेंज्ड प्लान था। प्लस अब देखो इसमें और क्या जुड़ा है? एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब सभी ने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी किया निपटाने में इसको। तो अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए सर ये चार लोगों ने प्लानिंग तो की थी कि चलो अपन किसी एक व्यक्ति का मर्डर करेंगे, अब लेकिन चार में से तीन की आंखें खुल गई और वो जिस दिन घटना करनी थी उस दिन मान लो एब्सेंट हो गया, तब क्या होगा? देखो प्लान तो प्री अरेंज्ड था, लेकिन यहां पर क्या है बेटा? क्या इस व्यक्ति का एक्टिव पार्टिसिपेशन है? तो नहीं है। तो क्या कॉमन इंटेंशन में काउंट होगा? तो नहीं होगा। तो कॉमन इंटेंशन लगाने के लिए हमेशा क्या दो चीजों की जरूरत है? प्री अरेंज प्लान भी हो, साथ ही साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी है। जैसे ए और बी ने मिलकर सी को मारने का सोचा, मान लीजिए ए है बी है, वो चाहते हैं सी को मारना, और ए ने चाकू मारा, बी भी गिल्टी होगा। समझे क्यों? क्योंकि मारने तो दोनों गए थे। तो देखो अब यहां पर दो चीजें आपको समझना जरूरी है, वो ये है, एक होता है कॉमन इंटेंशन और एक होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे कॉमन इंटेंशन में हमेशा जो एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच का है, मतलब प्री प्लानिंग जो है वो छुपा हुआ है, मतलब इसमें पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है, ये बात इसमें छुपी हुई होती है कि चलो एग्रीमेंट तो हुआ है दोनों का किसी या दो या तीन लोगों का किसी काम को करने में। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ओपनली डिक्लेयर्ड होता है, इसमें छुपा होता है, इसमें डिक्लेयर्ड होता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के दो केसेस मैं रेफर कर रहा हूं। पहला है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। दो केसेस देखो बेटा, वर्सेस किंग एम्परर, ये है 1945 का केस। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो सीधा आया था कि जो कॉमन इंटेंशन होगा इसका मतलब सीधा है प्री अरेंज्ड प्लान। याद रखेंगे इस बात को बस। अब आप कॉमन इंटेंशन मतलब सीधा सीधा है प्री अरेंज्ड प्लान, आपने प्लानिंग प्लॉटिंग सब करके रखी थी, और ये कैसी होती है? छुपी हुई होती है, ठीक है? दो तीन चार पांच इन्हीं लोगों के बीच में होगी ये चीजें। और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होगा? खुला सीधा, हमारा उद्देश्य ये है तो ये है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया था वो था वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। स्टेट ऑफ एमपी ये आया था बच्चों 2010 में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर मतलब केवल प्रेजेंस नॉट इनफ। ये क्या बात हुई कि आप वहां उपस्थित हैं, केवल इस बात से आप गिल्टी नहीं हो जाएंगे, कॉमन इंटेंशन साबित नहीं हो पाएगा। मतलब क्या हुआ? अगर मैं इन दोनों जजमेंट्स को मिलाऊं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कॉमन इंटेंशन अगर लगाना है तो सबसे पहली चीज होना चाहिए कि प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए। तो दूसरी बात यह कह रहा है कि अब मान लीजिए यहां पर चार लोग हैं, ए का मर्डर करना है। अब इन तीनों में तो मान लीजिए कि पहले से ही प्लान बनाया कि भाई इसको निपटाना है। अब ये बेचारा मान लीजिए इसको बोला कि एक काम कर, इसको पता कुछ नहीं है अभी, इसको बोला सिर्फ कि भाई हम तीनों को यहां तक छोड़ दे, तो गाड़ी में ये भी है, और मान लीजिए गाड़ी से निकल के इनने इसको गोली मार दी, तो काउंट तो होगा ये चार लोग। तो क्या कॉमन इंटेंशन सब पर लगेगा? क्या नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि भाई ये तो केवल इसकी प्रेजेंस जरूर है, लेकिन प्री अरेंज्ड प्लान में क्या ये शामिल था? तो नहीं था। तो सीधी बात है, कॉमन इंटेंशन में केवल उपस्थिति मायने नहीं रखती है, मायने रखता है प्री अरेंज्ड प्लान। तो इसकी समरी अगर मैं बनाऊं जो आपको अपने जीवन में उतारनी है वो क्या है मेरे काबिल बच्चों? वो ये है कि चलो कॉमन इंटेंशन में दो और दो से ज्यादा लोग, पहली चीज इसके साथ क्या होगा? कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है? प्री अरेंज प्लान या प्री प्लान, ठीक है? दो या दो से ज्यादा लोग हैं, इन लोगों ने कोई प्लान बनाया, प्री अरेंज प्लान, प्लस एक्ट मतलब
ये प्लान बस बनाने से क्या होगा, कर्म भी तो करना पड़ता है, तब होंगे सबके सब गिल्टी। ये लो, सीधी बात है, एक का क्राइम, भले ही चाकू एक ने मारा लेकिन काउंट होगा सबका क्राइम। उम्मीद है दोस्तों आपको अब ये समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 जो बात करेगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब सीधा है इंसैनिटी। थोड़ी देर के लिए पगला गए तो उसका जो डिफेंस मिलता है कानून में वो कैसे मिलता है। तो देखो, सबसे पहले वेयर एक्ट को पढ़ो। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग इट by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा बच्चों, लेकिन अब समझो इसको बारीकी से। तो सीधी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से ये समझ नहीं पा रहा, क्या नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कर रहा है, या उसे ये पता ही नहीं कि उसका एक्ट गलत है या कानून के खिलाफ है, तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। देखो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण इनकेपेबल है इस चीज के लिए, नेचर ऑफ द एक्ट भाई उसको नहीं पता, इनकेपेबल है नेचर ऑफ द एक्ट कि जो वो कर रहा है वो क्या कर रहा है और वो गलत है या कानून के खिलाफ है। मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो जब दिमाग ही काम नहीं कर रहा तो कानून कहता है कि भाई गिल्टी माइंड होना जरूरी है। अब अगले का तो माइंड ही काम नहीं कर रहा, तो क्या हम ऐसे को अपराधी मानेंगे? तो कानून की नजर में ये अपराधी नहीं माना जाएगा। अब दो चीजें यहां समझना बच्चों, जो इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब जो पागलपन, इंसैनिटी का जो डिफेंस होता है ये समझना, ये हर कोई नहीं समझाएगा आपको। इंसैनिटी का डिफेंस जो होगा वो केवल और केवल लीगल इंसैनिटी पर लागू होगा। तो आप कहोगे तो और कौन सी इंसैनिटी होती है भाई? तो एक होती है मेडिकल इंसैनिटी। तो क्या मेडिकल इंसैनिटी पर लागू होगा? तो भैया नहीं होगा। अब आप कहोगे कि ये क्या दो चीजें बता रहा है? तो बेटा इसका मतलब है, लीगल इंसैनिटी का मतलब होता है कि जब आरोपी एक्ट करते समय ये समझने में असमर्थ था, अनेबल था अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्ट जो कर रहा है वो अपराध है। लेकिन मेंटल इंसैनिटी क्या होती है? केवल मेंटल इलनेस होना डिफेंस नहीं है। पहली चीज तो जरूरी है कि क्राइम के समय आरोपी को समझने की शक्ति ना हो। मेंटल इंसैनिटी का मतलब है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कोई मेडिकल इलनेस लंबे समय से चली आ रही है और आपने किसी को निपटा दिया और बोला नहीं नहीं सर मैं तो बीमार था तो निपटा दिया। नहीं, इसको एग्जाम्पल से और बेहतर समझो। मान लो कोई व्यक्ति सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है लेकिन नॉर्मली काम कर सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसे क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्त नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई अगर आपसे ज्ञानी पुरुष पूछ ले इंसैनिटी लीगल इंसैनिटी में मिलेगा कि मेडिकल इंसैनिटी में मिलेगा, है? तो बोलना लीगल इंसैनिटी। कोई अंतर पूछ ले लीगल इंसैनिटी मेडिकल इंसैनिटी बताओ, तो बोलना लीगल इंसैनिटी मतलब सीधा हो रहा कि एक्ट करते समय वो इनकेपेबल था नेचर जानने के लिए एक्ट का कि वो क्राइम है या नहीं है। लेकिन मेडिकल इंसैनिटी क्या है भाई? आप मेडिकली पता चला किसी लंबे समय से या आपको कोई बीमारी है तो उसका डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? हो सकता भाई बीमारी लंबी चली आ रही हो, लेकिन जब आपने किसी के साथ अपराध किया तब आप सोचने समझने की शक्ति रखते थे। तो इंसैनिटी, तो इंसैनिटी दो टाइप की होती है, लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी लॉ में। अब यहाँ पर जो हमारे लिए जरूरी है वो ये है, क्योंकि देखो ऑटोमेटिकली हमारे लिए काम का तो वही है, किताबों में भले ही कुछ भी लिखा हो, भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे केसेस में जो बर्डन होता है वो किस पर होगा बताइए आप? तो कंफर्म भाई एक्यूज पर ही होगा। अब तू साबित कर दे कि जब तूने अपराध किया तो दिमाग नहीं चल रहा था या समझने में इनकेपेबल थे तुम। तो हमेशा ऐसे केसेस में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का अगर आपको डिफेंस चाहिए तो ऐसे केस में जो बर्डन होता है वो हमेशा एक्यूज पर होता है ना? तो ऐसे केसेस में याद रखना आप, एक टर्म है रीजनेबल डाउट। अगर आपने रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दिया तो बस इतने में आपको इसका डिफेंस मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक जजमेंट दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मेडिकल इंसैनिटी है दैट इज नॉट डिफेंस, लीगल इंसैनिटी ही डिफेंस है। तो बच्चों इसको याद कैसे करोगे, रटोगे कैसे? बिल्कुल, तो अगर आपको समझ नहीं थी तो वो अपराध भी नहीं होगा। मतलब समझ नहीं तो अपराध नहीं। तो इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? सबसे पहला अनसाउंड माइंड होना चाहिए। अनसाउंड माइंड हो गया, नेचर ऑफ एक्ट इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है, और क्राइम के समय इनकेपेसिटी। अगर ये सारी चीजें हैं
देखिए क्या क्या बोला मैंने, क्या एसेंशियल्स हुए इसके। सबसे पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा नेचर ऑफ एक्ट, ना समझ पाना, तीसरा क्राइम के समय इनकेपेसिटी। तो सीधी बात, समझ नहीं तो अपराध नहीं। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में अब आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। चलो, बेयरेक्ट कहती है कि व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, एग्रीज विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन, इस चीज के लिए सहमत हुए हैं, एन इलीगल एक्ट और अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आपराधिक षड्यंत्र है ये। तो सीधी बात यहाँ पर क्या है, अगर दो या उससे अधिक लोग इलीगल एक्ट करने के लिए या लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से करने के लिए एग्रीमेंट करें तो सीधा ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। तो सीधा क्या है, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी करी अगर आपने तो इसका मतलब होता है एग्रीमेंट इटसेल्फ क्राइम। भाई ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट ही है, और ये एग्रीमेंट अपने आप में ही क्या है, एक अपराध है। भाई कोई गलत काम करने के लिए अगर आप सहमति दे रहे हो तो तुम कौन सा हरिश्चंद्र हो। तो इसका मतलब क्या है। अब आप पूछोगे तो क्या सर ऐसा सिर्फ एग्रीमेंट करने से अपराध हो जाता है, तो हाँ बेटा, सिर्फ एग्रीमेंट से ही ऑफेंस पूरा हो जाता है। सिर्फ एग्रीमेंट से ही जो ऑफेंस होगा वो पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये तब होता है जब अपराध बड़े नेचर का होता है ना। तो अब आप कहोगे मतलब क्या कहना चाहते हो, कहना ये चाहते हैं बेटा कि मान लो कोई छोटा अपराध है, पेटी ऑफेंस है, तो पेटी ऑफेंस के लिए ओवर्ट एक्ट जरूरी है। अब कहोगे ये क्या नई चीज सिखा रहा है ओवर्ट एक्ट। देखो बेटा, टेंशन नहीं लेने का। ओवर्ट एक्ट का मतलब होता है कोई विजिबल स्टेप जिससे लगे कि एग्रीमेंट प्रैक्टिकली आगे बढ़ा, मतलब आपने सोचा, एग्रीमेंट किया, अब उस एग्रीमेंट को करने के लिए मान लो कोई स्टेप भी कर दिया, कोई कदम भी उठा लिया, तब तो माना जाएगा। एग्जाम्पल, चोरी की प्लानिंग की, समझ रहा, चोरी की प्लानिंग की, साथ ही साथ नकली चाबी भी बनवाई, तो ये कहलाएगा क्या, ओवर्ट एक्ट, है ना। भाई चोरी की प्लानिंग कर रहे हो, मान लो ये एक दो तीन लोग चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं, ये दो चोरी करने गए हैं, लेकिन तुम थोड़े शरीफ थे, तुमने कहा नहीं नहीं मैं एक काम करता हूँ चाबी बनवा के ले आता हूँ, तो ऐसे केस में तुम भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के भागीदार रहोगे। सीधी बात ये है, मतलब उस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उससे जुड़ा कुछ काम करना। अब इस पर देखो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अब भाई अल्टीमेटली क्या जरूरी है, ये किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा, ये है 1996 का केस है। हाँ, इस पे बेटा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्पिरेसी है इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। क्या होता है कॉन्स्पिरेसी का मतलब, मीटिंग ऑफ माइंड। कॉन्स्पिरेसी क्या है, तो पहली चीज कॉन्स्पिरेसी का मतलब हो गया एग्रीमेंट इस चीज का, किसी भी इलीगल एक्ट या लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से करने के लिए। तो ये कहाँ से कर रहे हो, ये प्लानिंग कहाँ से कर रहे हो, दिमाग से करोगे ना। तो इसका मतलब है तुम उस सभी लोगों का माइंड एक ही पॉइंट पर गया है, मीटिंग ऑफ माइंड पहली चीज। दूसरी चीज समझो, कहर सिंह वर्सेस स्टेट, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्पिरेसी होती है वो पहली चीज तो क्या होती है, सीक्रेट होती है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी कैसी होगी, सीक्रेट, भाई खुला थोड़ी बोलेगा कोई। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें, किया जाएगा, तो देखो इस सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहर सिंह वर्सेस स्टेट में जो 1988 का था, ये केस याद रखना, इसमें कहा था कि जो सर्कमस्टेंशियल परिस्थिति जन्य साक्ष्य, इससे इस कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ किया जा सकता है। तो हमें क्या जानना है, सीधी बात, क्विक समरी इसकी ये होगी कि दो या दो से ज्यादा पर्सन, चलो पर्सन हो गए, अब क्या होगा, एक एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन ये एग्रीमेंट कैसा है, इलीगल, क्योंकि एग्रीमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लीगल है तो थोड़ी कॉन्स्पिरेसी में काउंट होगा। लीगल एक्ट को करने के लिए या इलीगल तरीके से मींस, तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि दो दिमाग भले ही हों लेकिन जो जुर्म होगा वो एक ही होगा। याद रखना गुरु, दो दिमाग एक जुर्म, सीधी बात, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेक्शन 63। बहुत देखते हो आप ये, आज थानों में भरमार है, शादी का वादा करके रेप कर दिया, कहीं लिव इन में रेप का इल्जाम लग गया, तो अब इसको डिटेल में समझो कि आखिर ये रेप होता भी क्या है। तो ये कहता है बियर एक्ट में कि अ मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही, यदि वो क्या करता है, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट
मैनिपुलेट्स बॉडी, ओरल एक्ट अंडर 7 सर्कमस्टांसेस। अब देखो, मोटा मोटा तो आप समझ गए हो, अब मैं आपको इसी डिटेल में समझाता हूँ। उस बात सिर्फ इतनी है, देखो कि रेप कब माना जाएगा, जब कोई पुरुष स्त्री की इच्छा, मतलब लेडी है, उसकी इच्छा या सहमति, कंसेंट, उसके साथ यौन संबंध बनाए, तो वो क्या कहलाएगा, रेप कहलाएगा। तो ये जो लेडी के कंसेंट के अगेंस्ट जाकर यदि उसने पेनिट्रेट किया, उसका पेनिस को इंसर्ट करा कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी से कोई भी छेड़छाड़ की, या कुछ भी ओरल एक्ट किया, या मैं अब आपको समझाता हूं 7 सर्कमस्टांसेस, तो वो क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा। अब ये जो 7 सर्कमस्टांसेस हैं वो ये हैं, पहला, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। फिल्मों में सुना ना, लड़की की ना ना होती है। अगेंस्ट विल, विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट। तीसरा, फियर, डरा धमका के कि तेरे पति को मार दूंगा अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाया, तो इस तरीके से डरा धमका के अगर ली गई सहमति है तो वो भी इनवैलिड है। चौथा, मिस्टेकन आइडेंटिटी, छूट फरेब करके, मिस्टेकन आइडेंटिटी। पांचवा, इंटॉक्सिकेशन। अब इंटॉक्सिकेशन है तो सीधी देखो, ऐसा माना जाता है इंटॉक्सिकेशन में आप अनसाउंडनेस में हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या अंडर 18 ईयर, अंडर 18 ईयर। अब सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ यही आती है, अंडर 18 ईयर। जो ज्यादातर लौंडे बेचारे पोक्सो में निपट गए हैं वो इसी चक्कर में चले गए हैं। और दूसरा, अनेबल टू कम्युनिकेट, गूंगी बहरी, इस तरीके से है, मान लो अनेबल टू कम्युनिकेट। अगर ये 7 कंडीशंस हैं तो आपकी जो कंसेंट है वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो बेटा एक बात याद रख लेना हमेशा, बिल्कुल आज की डेट में कंसेंट हमेशा लिखित में ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो क्या है, सीधा बात है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, यदि उसने पेनिट्रेट किया पेनिस को, कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी शरीर में प्रवेश किया, उसकी बॉडी से कोई भी छेड़छाड़ करी, ओरल एक्ट किया, और या आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध किया, अगेंस्ट हर विल, विदाउट कंसेंट किया, फियर में किया, मिस्टेकन आइडेंटिटी, इंटॉक्सिकेशन, अगर 18 से कम की लड़की है तो उसकी हाँ ना ही होती है, याद रखना, अनेबल टू कम्युनिकेट, इस तरीके से। तो अब आप कहोगे तो सर ऐसे केस में हम करें क्या, या तो क्या लिखवा लें कि या तो मेरे साथ संबंध बनाना चाहती हो तो भविष्य में यदि वो फंसाए तो दिखा दो, ऐसा तो नहीं कर सकते, खैर तो क्या करें। तो देखो बेटा, जो कंसेंट है हमेशा अनइक्विवोकल वॉलेंटरी एग्रीमेंट, स्पष्ट तरीके से अपनी इच्छा के साथ दिया गया कंसेंट ही कंसेंट माना जाता है ना। अब आप कहो कि सर लड़की ने कोई भी फिजिकल रेजिस्टेंस तो किया नहीं, तो बेटा इसका मतलब है कि सिर्फ फिजिकल रेजिस्टेंस ना करना कंसेंट नहीं होता। ये हो सकता तुमने इतना डरा धमका दिया हो, बेचारी सन्न हो गई हो, नहीं कर पाई फिजिकल रेजिस्टेंस, तो क्या इसका मतलब ये कोई कंसेंट था उसका, नहीं। तो सीधी बात समझ लो, फिजिकल रेजिस्टेंस ना करना कंसेंट नहीं है, क्योंकि फिल्मों में देखते हैं ना, शरीर में कोई चोट खरोंच के निशान तो नहीं है, तो ये चूतियापे पे मत पड़ना आप लोग। अब देखो एक्सेप्शन देखो, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड के द्वारा गया ये सारे एक्ट, ये रेप नहीं है। और इस एक्सेप्शंस को डालने से बहुत गलत हुआ है महिलाओं के साथ। यहां पर देखना, वाइफ की उम्र 18 ईयर से अबव होना चाहिए, 18 ईयर प्लस। क्यों, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, मैरिटल रेप जो हो रहे हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है मेरे दोस्तों, आप जाकर जरूर देखना प्लेलिस्ट में। अब मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट जो है, अब अगर इस एक्सेप्शन को नहीं डालते, काफी हद तक मैरिटल रेप बच सकते थे। तो सुनो, अब सुनो जो हमारे लिए जरूरी है। स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जजमेंट हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश, ये 2002 का केस था ना। अब देखो इस पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो विक्टिम की टेस्टिमनी है, गवाही है जो, ये अलोन, मतलब केवल विक्टिम की टेस्टिमनी क्या है, सफिशिएंट है। यहीं से लौंडों की लंका लग जाती है, ठीक है ना। विक्टिम टेस्टिमनी अलोन सफिशिएंट, लड़की बस बोल बस दे उतना ही काफी है। तो अब हम क्या याद करें, रेप कब होता है, जब पेनिट्रेशन हो किसी भी तरीके का, प्लस विदाउट कंसेंट, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, रेप का मतलब होता है कंसेंट की कमी। अब देखते हैं कि जो रेप करते हैं उनको कौन सी सजा से नवाजा जाता है। Whoever commits rape shall be punished with rigorous imprisonment, rigorous मतलब कठोर कारावास, not less than 10 साल, मतलब 10 साल से नीचे की तो नहीं होगी, बट में एक्सटेंड टू लाइफ, जीवन भर भी पढ़ सकते हैं। तो सिंपली क्या कहता है कि रेप में मिनिमम 10 ईयर, मिनिमम 10 ईयर, और वो भी कैसा जाएगा, रिगरस,
कठोर, प्लस साथ ही साथ क्या, फाइन भी दिया जाएगा। वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, लाइफ, उम्र कैद के लिए। अब इस पर एक चीज और आप याद रखना, वो ये है कि एक टर्म है यहाँ पर, एग्रावेटेड रेप। मतलब मान लो ये रेप पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, हॉस्पिटल स्टाफ स्टाफ या किसी लड़की प्रेग्नेंट थी तब हुआ, या किसी कम्युनल वायलेंस के टाइम ना, या बहुत ही हैबिचुअल, बहुत ही हरामी हो, रिपीटेड रेप। तो ऐसे केस में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा वो होगा टिल नेचुरल डेथ, है ना, टिल नेचुरल डेथ। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट समझो, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, ये आया 1996 का मैटर था। इस पर कहा गया कि जो विक्टिम की टेस्टिमनी होती है, मतलब जो गवाही होती है, जो विक्टिम बयान देती है, उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो हाई, बहुत हाई होती है, बहुत हाई है। अब चलते हैं हम सेक्शन 74 में, जो करता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ये भी बहुत लगता है सेक्शन। ये कहता है whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty। बहुत खतरनाक लिखा। तो सीधा क्या कहता है ये कि अगर कोई महिला पर, अगर कोई, ये मान लीजिए व्यक्ति है, ये किसी महिला पर, लेडी पर क्या करता है, क्या करेगा, पहला असॉल्ट करता है, असॉल्ट करता है। दूसरा क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है ना। और इसका जो मोटिव है, देखो यहाँ मोटिव समझो, मोटिव क्या है, उसकी मॉडेस्टी है। मॉडेस्टी मतलब होता है बेटा लज्जा या इज्जत को ठेस पहुंचाता है, हर्ट करता है, तो गुरु ये ऑफेंस में काउंट हो गया। अब आप कहोगे ये तो बहुत दिक्कत की बात है। मान लो किसी को आपने, कोई आपके घर में घुस रहा है जबरदस्ती, और आपने मान लो उस महिला को अगर हाथ पकड़ के भी बाहर खींचा, तो अगर इस सेक्शन के हिसाब से देखें तो आपने क्रिमिनल फोर्स तो यूज किया ना, तो ये ऑफेंस हो गया। इसे और बारीकी से समझो। देखो ऐसा क्यों, देखो मॉडेस्टी जो होती है, मतलब इज्जत जो होती है, मॉडेस्टी जो लज्जा इज्जत है ना, ये होती है किसी की डिग्निटी और प्राइवेसी, ठीक है। तो अगर मैं इसे आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो जो ईव टीजिंग होती है ना, दूसरा हो गया गलत तरीके से छूना, बैक टच, ये सारी चीजें इसी में काउंट होंगी। इसकी जो पनिशमेंट होती है वो होती है मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर, प्लस फाइन भी पेला जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े नीच थे। तो याद रखेंगे बेटा कि अगर किसी महिला के विरुद्ध आपने कुछ भी असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज किया, तो बेटा सेक्शन 74 आपका इंतजार कर रहा है। तो हमेशा किसी भी महिला से बात करें, उसे छुएं तो बिल्कुल फूलों के साथ, अन्यथा सेक्शन 74 आपको निपटा देगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जिस पर कहा गया है कि इवन अ सिंगल एक्ट इंसल्टिंग डिग्निटी इज सफिशिएंट। एक हरकत भी ऐसी हुई जिससे उसकी मॉडेस्टी का हनन हुआ है, तो यही काफी है सेक्शन 74 को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बेटा एसेंशियल्स क्या हो गए यहाँ पर, एसेंशियल्स क्या हो गए कि पहली चीज तो ये है कि वो एक महिला होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपने असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स का यूज किया हो, प्लस आपका इंटेंशन हो, सबसे बड़ी बात मोटिव, इंटेंशन। क्यों, क्योंकि पूरे बीएनएस में हमेशा सजा गिल्टी माइंड मेंस रिया होना बहुत जरूरी है, तो इंटेंशन होना चाहिए आपका, तब जाकर सेक्शन 74 लगेगा। तो याद कैसे करें, देखो अगर मॉडेस्टी छेड़ी, ऐसा कोई भी काम किया जिससे ऐसा लगे कि उसकी इज्जत या लज्जा भंग हुई है, तो कंफर्म है कि जेल आपकी पक्की है। तो दोस्तों आज हमने बीएनएस के सेक्शन 35, सेक्शन 22, सेक्शन 34, सेक्शन 61, सेक्शन 63, सेक्शन 64 एंड सेक्शन 74 को देखा। मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट आपको ये सेक्शंस रट गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। सेक्शन 3 कहता था जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में, फिर हमने देखा सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 जो बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में, फिर हमने कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को समझा। इसके बाद हमने सेक्शन 22 को भी समझा जो बात करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की। याद रखेंगे सेक्शन 22 बात करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की। फिर हमने देखा सेक्शन 61
जो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। फिर हमने देखा सेक्शन 63 जो बात करता है रेप, बताया गया है कि रेप क्या है। फिर हमने देखा सेक्शन 64 जो बात करता है कि रेप के लिए पनिशमेंट क्या होगी। फिर हमने देखा सेक्शन 74 जो बात करता है किसी महिला की लज्जा भंग करने के लिए क्या सजा का प्रावधान है बीएनएस में। मुझे उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट ये सेक्शंस बिल्कुल याद हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम आगे के कुछ और सेक्शंस को करेंगे। मैंने जैसा आपसे कहा था कि ये मैं 4 पार्ट में ये सीरीज बनाऊंगा और ये चारों पार्ट देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी थाने में जाएंगे तो इन सेक्शंस के अलावा आप नहीं देखेंगे।